साइनो इंडियन वॉर 1962 क्यों हुआ? क्या उस वक्त की लीडरशिप मिस्टेक्स की वजह से चाइना हमारी इतनी बड़ी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने में कामयाब रहा है? 2020 में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया की तरफ से नो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई चाइना के अगेंस्ट? देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी। हमारी भौगोलिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अक्साई चीन में चाइना की तरफ से इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्यों किया जा रहा है? बात करेंगे दोनों ही देशों की आर्मी की, साथ ही पॉलिटिकल वर्ड प्ले और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। इंडिया चाइना के साथ तकरीबन 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जिसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वेस्टर्न सेक्टर, जिसमें लद्दाख का एरिया आता है, ऑफ कोर्स अक्साई चीन, चुशुल, पेंगोंग एंड ऑल। मिडिल सेक्टर, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का एरिया कवर करता है, और ईस्टर्न सेक्टर, जिसमें कि नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स आते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में जो हम लोगों को LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नजर आती है, वो एक चाइनीज ऑक्यूपाई इंडियन टेरिटरी के आगे खींची हुई लाइन है, जिसके उस पार इंडिया का हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। खैर, इस क्वार्टर्स पर आज डाइव करेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशंस और पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट को लेकर। इस सब की शुरुआत हुई 1865 में, जब ब्रिटिश रूल के एक सिविल सर्वेंट और इंचार्ज ऑफ सर्वे ऑपरेशन इन कश्मीर W.H. जॉनसन ने जॉनसन लाइन प्रपोज करी, जिसमें कि अक्साई चीन या जिनियांग रीजन को चाइनीज प्रोविंस के अंडर नहीं दिखाया गया। इस बॉर्डर में सारे स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स इंडिया के अंडर थे, जिसको चाइना लगातार ओपोज कर रहा था। अब ये दौर एक और बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल राइवलरी से गुजर रहा था, द ग्रेट गेम, जो कि चल रहा था ब्रिटेन और रशिया के बीच। द ग्रेट गेम चल रहा था सेंट्रल एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने और ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने के लिए। चाइनीज थ्रेट्स की वजह से ब्रिटिश एम्पायर रशिया के साउथवर्ड एक्सपेंशन से डरा हुआ था, इसलिए उसने चाइना के इस डिसएग्रीमेंट को हाथों हाथ लिया। इसके तकरीबन 34 साल बाद 1899 में कॉलोनियल्स की तरफ से एक और बॉर्डर मैकार्टनी मैकडोनल्ड्स लाइन प्रपोज करी गई, जिसमें मोस्ट पार्ट ऑफ अक्साई चीन तो चाइना को दे दिया गया, लेकिन जितने भी क्रूशियल पॉइंट्स थे, जितने भी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एरियाज थे, जैसे चिपचैप वैली, लिंजियांग सॉल्ट प्लेन वगैरह, अपने साइड ही रखे गए, और ये सब बाद में पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट का कारण बने। चाइना की तरफ से आखिरी तक इसका कोई भी ऑफिशियल रिस्पांस नहीं दिया गया। प्रेजेंटली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मैकडोनल्ड्स लाइन के नियर बाय ही लाई करती है। इसके बाद अब आते हैं ईयर 1914 पर, शिमला कन्वेंशन। देखिए, मैकडोनल्ड्स लाइन के बाद चाइना की तरफ से लगातार बॉर्डर पर प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही थी, जिसके लिए शिमला कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें चाइना, तिब्बत और इंडिया ने पार्ट लिया था। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे सर हेनरी मैकमोहन। इस अकॉर्ड का मकसद ये था कि चाइना और इंडिया के बीच में एक बफर जोन क्रिएट कर दिया जाए, जिससे कि चाइना की बाउंड्रीज डायरेक्ट इंडिया से ना कनेक्टेड रहे। अब ये कैसे किया जाए? चाइना इनडायरेक्टली तिब्बत को रूल करता था, तो सर हेनरी मैकमोहन की तरफ से ये प्रपोजल रखा गया कि तिब्बत को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, इनर तिब्बत और आउटर तिब्बत। इसमें से इनर तिब्बत चाइना को दे दिया जाए और आउटर तिब्बत को दलाई लामा के अंडर देके दोनों ही देशों के बीच एक बफर जोन क्रिएट कर दिया जाए। चाइना इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन इंडिया और तिब्बत अकॉर्ड को साइन कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू चाइना, पूरा तिब्बत उसकी टेरिटरी में आता है, और ब्रिटिशर्स का कहना ये था कि अपनी टेरिटरी का डिसीजन लेने का राइट तिब्बत को है, और अगर तिब्बत ने साइन कर दिया है तो देयर इज नो चांस ऑफ नेगोशिएशन इन इट। ये वो टाइम था जब से अक्साई चीन को इंडिया के ऑफिशियल मैप में दिखाया जाने लगा। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को भी प्रपोज किया गया, जो कि भूटान के ईस्टर्न बॉर्डर से ग्रेट बेंड ऑफ ब्रह्मपुत्र तक जाता था, और इस बॉर्डर का नाम रखा गया मैकमोहन लाइन। प्रेजेंटली चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी बोलता है। देन साल आता है 1947, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पंडित नेहरू बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स ने जो ऑफिशियल बॉर्डर बना कर दिए, उसको उन्होंने सेम रखा। इंडियन इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद, मतलब ईयर 1949 में, चाइनीज सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है रूलिंग नेशनलिस्ट पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच। CCP इस सिविल वॉर को जीत जाती है, और 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग लीडर बन जाते हैं और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म करते हैं।
नेशनलिस्ट पार्टी की लीडरशिप को फार्मोसा आइलैंड भागना पड़ता है, जिसे आज हम लोग ताइवान के नाम से जानते हैं। ये मेन रीजन है चाइना और ताइवान के बीच में दुश्मनी का। चाइना और ताइवान के बीच के कनेक्शन को हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। यार, इंडिया और चाइना के बीच में दुश्मनी की शुरुआत दोस्ती से हुई। साल था 1954। पंडित नेहरू एक विजिट पर जाते हैं चाइना और वहाँ उनका काफी वार्म वेलकम किया जाता है। दोनों ही देश नए नए आजाद हुए थे। माओ जेडोंग और नेहरू जी के बीच वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट पावर को लेकर कॉन्वर्सेशन होती है। पंडित नेहरू कोटेड दैट आवर टू कंट्रीज शुड प्ले मोर इम्पोर्टेंट रोल इन एशिया। इन एनी केस द पॉपुलेशन ऑफ आवर टू कंट्रीज रीचेस 1 बिलियन। दिस विल लेड टू इमेंस इन्फ्लुएंस। यहीं से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा पॉपुलराइज हुआ। इसी के चलते 29 अप्रैल 1954 को एक साइनो इंडियन पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके तहत दोनों ही देश एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन का पालन किया जाएगा। दोनों ही देश के डोमेस्टिक अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। इंडिया और चाइना एक दूसरे की इक्वालिटी, पीस और म्यूचुअल बेनिफिट्स के ऊपर काम करेंगे, लेकिन ये ज्यादा कामयाब नहीं रहा। इस वक्त चाइना जहां एक तरफ शुगर कोटेड हिंदी चीनी भाई भाई काइंड ऑफ बातें कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ दर्जनों कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी आ रहे थे, जैसे तिब्बत चाइना का हाथ है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश हाथ की 5 उंगलियां। They also consider that it's China's responsibility to liberate these areas. इन स्टेटमेंट्स के कुछ टाइम बाद चाइना की तरफ से अक्साई चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम आगे करेंगे, लेकिन उस वक्त चाइना ने अक्साई चीन में G219 हाईवे बनाना स्टार्ट किया था, जो कि सदर्न चाइना को तिब्बत से कनेक्ट करने वाला था। करुणकार गुप्ता के इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली के 1974 में प्रिंटेड आर्टिकल हिडन हिस्ट्री ऑफ साइनो इंडियन फ्रंटियर 2 में क्लियरली मेंशन्ड है कि आईबी चीफ बीएन मुलिक के मुताबिक इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों ही के पास में इनफ इंफॉर्मेशन थी इस रोड के कंस्ट्रक्शन को लेकर, लेकिन उस वक्त इंडिया अपोज करने की स्थिति में नहीं था। सो चाइना वाज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर सिंस 1951 और हम लोगों ने अब जाकर बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट स्टार्ट किया है। नाउ मूव ऑन टू डेट 20th of October 1962। चाइना डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट इंडिया। खबरें आ रही हैं कि नेपा में चीनी घुसपैठ पर चुप्पी साधे हुए है। चीन किसी भी समय युद्ध की घोषणा कर सकता है। ये इकलौता वॉर है जिसमें इंडिया की हार हुई थी। ये 3 हफ्ते का सीज फायर था, जिसमें चाइना ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मेजर पार्ट को कैप्चर कर लिया था। इंडिया लॉस्ट अबाउट 43,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड और इस वॉर में तकरीबन 3,500 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हुए थे। और ये सब हुआ उस वक्त की लीडरशिप की तरफ से अपनाए गए नरम रुख की वजह से। हम एक स्विट्जरलैंड जितना बड़ा एरिया चाइना से हार गए थे। उस वक्त हिंदुस्तान की आर्मी वॉर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। हमारे पास एम्युनिशंस और सप्लाईज की भारी कमी थी। खैर 24th of October 1962 को चाइनीज मिनिस्टर जोआ इनलाई द्वारा एक लेटर में सीज फायर के लिए कुछ नेगोशिएशन डील्स प्रपोज करी जाती हैं। That both sides, India and China, should disengage and withdraw their troops 20 किलोमीटर behind the present line of actual control. अगर हिंदुस्तान अक्साई चीन में स्टेटस क्वो का पालन करे तो चाइना विल विथड्रॉ देयर ट्रूप्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश और नेपाल। लेकिन 14 नवंबर 1962 को इंडिया ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपनी टेरिटरी पर आधिपत्य जताया और नेगोशिएशन डील से इनकार किया। एक बार फिर ये वॉर स्टार्ट हुआ और अगेन मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को फेलियर का सामना करना पड़ा। पीएलए अब तक और ज्यादा इंडियन टेरिटरी के अंदर आ चुकी थी, जिसमें चिपचाप वैली, गलवान और फेमस पेंगोंग लेक, साथ ही पूरे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी को चाइना ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब आता है वो दिन जो हिंदुस्तानी फौज के पराक्रम को एक अलग मुकाम पर लेकर जाता है। 18 नवंबर 1962 पीएलए के 3,000 से ज्यादा सिपाहियों के सामने थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी। मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में अहिर कंपनी के हर एक सिपाही ने हिंदुस्तान की आखिरी सांसों तक रक्षा करी और चुशुल सेक्टर पर पीएलए का कब्जा नहीं होने दिया। चुशुल सेक्टर जो है वो गेटवे टू ले है और एक मेजर एसेट है चाइना के लिए। चाइना की तरफ से कभी ऑफिशियल नंबर्स तो नहीं बताए गए, लेकिन एस्टिमेट्स बताते हैं कि पीएलए के तकरीबन 1400 जवानों की जान गई थी और उनके सामने थे केवल 114 भारतीय फौजी। मेजर शैतान सिंह भाटी को इस वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और कुमाऊं रेजिमेंट के उन सभी सिपाहियों की याद में चुशुल सेक्टर में अहिर धाम का निर्माण कराया गया। रिजांगला वॉर के तकरीबन 2 दिन बाद चाइना की तरफ से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, जिसमें चाइना ने नॉर्थ ईस्ट से तो अपनी आर्मी को हटा दिया, लेकिन अक्साई चीन पर पोजीशन सेम रखी। लेकिन आज भी इंडिया जॉनसन लाइन को ही रियल बॉर्डर के रूप में मानता है। चाइना और इंडिया प्रेजेंटली अलग अलग एलएसी क्लेम करते हैं और इनके बीच में जो बफर जोन बनता है उसमें टाइम टू टाइम स्टैंड ऑफ होता रहता है। अच्छा, पाकिस्तान के कनेक्शंस इंडिया के साथ शुरू से ही खराब रहे हैं। ईयर 1963 में वॉर खत्म होने के बस 1 साल बाद पाकिस्तान ने चाइना के साथ कनेक्शंस अच्छे करने के लिए पीओके की साक्षगाम वैली चाइना को गिफ्ट में दे दी। पाकिस्तान, जो कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ उस वक्त चाइना के शिनजियांग प्रोविंस को भी अपने मैप में दिखाता था,
उसने बस गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर एश्योरेंस के बदले में साक्शगाम वैली चाइना को दे दी, जो कि पाकिस्तान की कभी थी ही नहीं। इंडिया की तरफ से 63 में भी इसको काफी अपोज किया गया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला। स्पॉटस पर हम इंडिया पाकिस्तान कनेक्शन और हाल ही में बांग्लादेश की बिगड़ी कंडीशन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाले हैं। अब आता है साल 1967। ये वो साल था जब चाइना को मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला था। देखिए, सिक्किम स्टेट चाइना के साथ 220 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। इंदिरा गांधी की लीडरशिप में सिक्किम बॉर्डर पर तारबंदी स्टार्ट करी गई और यही बॉर्डर फेंसिंग ही 67 वॉर का कारण बनी। मेजरली सिक्किम जो बॉर्डर शेयर करता है वहाँ पर पहाड़ों के नेचुरल बॉर्डर्स हैं, लेकिन कुछ पासेस हैं जहां से डिप्लॉयमेंट पॉसिबल है, जैसे कि नाथुला, जिलिपला, चोलाला वगैरह। 11 नवंबर 1967 को चाइनीज आर्मी पर्सनल्स नाथुला से आए और इंडियन आर्मी के ऊपर फायर ओपन किया, जिसकी वजह से लगभग 88 इंडियन जवान शहीद हुए। उस वक्त इंडिया का रिटेलिएशन काबिले तारीफ था। जवाबी कार्यवाही में इंडिया ने न सिर्फ पीएलए को पीछे खदेड़ा, बल्कि 300 से ज्यादा चाइनीज सैनिकों को वहीं ढेर कर दिया। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में चाइना को कैजुअलिटीज के साथ साथ हार का भी सामना करना पड़ा था। इस मसले के बाद इंडिया को लेकर चाइना का परसेप्शन पूरी तरह से बदल गया। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम के पास का बॉर्डर भले ही डिस्प्यूटेड ना हो, लेकिन वो चाइना का एरिया ऑफ इंटरेस्ट हरदम से रहा है, क्योंकि सिक्किम के पास पड़ता है चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। वेस्ट बंगाल में लोकेटेड ये 20 किलोमीटर वाइड और 60 किलोमीटर लॉन्ग लैंड पॉइंट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करता है। तो चाइना के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा एसेट है पूरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को टेक ओवर करने के लिए। इसलिए टाइम टू टाइम सिक्किम एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए चाइना की ओर से लगातार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। अभी जैसे हाल ही में 2017 में डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था। अगर जियोपॉलिटिकल वे से एक मल्टी डायमेंशनल एंगल से देखा जाए तो चिकन नेक कॉरिडोर को सेफ रखने के लिए इंडिया के बांग्लादेश और नेपाल के साथ में अच्छे रिलेशंस होना बहुत जरूरी है, जो कि अभी बांग्लादेश के हालातों को देखकर बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। खैर, साल 1993 में इंडिया और चाइना मिलकर एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें मेंशन होता है कि दोनों ही देशों में भले ही सरहद को लेकर मतभेद हो, लेकिन वो सारा मसला बिना गन पावर का इस्तेमाल किए सुलझाएंगे और शांति बनाए रखने में एक दूसरे का पूरा साथ देंगे। पंचशील अकॉर्ड का दोनों ही देश एक बार फिर से पालन करेंगे। बॉर्डर एरियाज में फेस ऑफ के टाइम किसी भी तरह के एम्यूनेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी लगातार, चाहे बॉर्डर हो या फिर यूनाइटेड नेशंस, चाइना की तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती आई, जिसमें अभी 2020 में हुआ गलवान स्टैंड ऑफ भी शामिल है, जहाँ चाइना को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन अभी क्या देखा जा रहा है कि चाइना की तरफ से अक्साई चीन में काफी बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें तकरीबन 9 हाईवेज, 6 रेल रोड्स, एयरफील्ड्स, बॉर्डर विलेजेस, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स और भी बहुत कुछ शामिल है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में इतने सीरियस मैटर का कहीं नामो निशान भी नहीं है। जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। आप थकते क्यों नहीं हैं? हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो कानून है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई कानून नहीं। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? आप स्क्रीन पॉज करके सब डिटेल में देख सकते हैं। और ये बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, और खासकर ऐसे हालात में जब इंडिया की तरफ से बॉर्डर्स के पास डेवलपमेंट अपनी इनिशियल स्टेज पर हो। अब वन पार्टी सिस्टम होने की वजह से चाइना के लिए ये बहुत इजी होता है, लेकिन इंडिया जब कुछ डेवलपमेंट करने जाता है तो ऑपोजिशन, इन्वायरमेंटल एनजीओज, चाइनीज इंटरफेरेंस, इन सब का सामना करना पड़ता। अगर गौर किया जाए तो वर्तमान में इंडिया के पास रिसोर्सेज की भारी कमी नजर आएगी। जहां इंडिया का डिफेंस बजट $70 बिलियन है, वहीं चाइना का डिफेंस बजट $200 बिलियन के करीब गिरता है, नियरली 3 टाइम बिगर देन इंडिया। खैर, इसमें और भी फैक्टर शामिल हैं, जैसे चाइना का लैंड एरिया, नेबर रिलेशंस एंड ऑल। अभी हाल ही में रेजांगला वॉर मेमोरियल डेमोलिशन काफी चर्चा का विषय बना था। जिस समय ये बात उठी लद्दाख को लेकर के, उस रेजांगला के मेमोरियल को तोड़ दिया गया। इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वेस्टर्न इंडो चाइना बॉर्डर जो है वो परसेप्शनल है। अभी जैसा आपको मैप में नजर आ रहा होगा कि भारत अपना अलग बॉर्डर क्लेम करता है और चाइना अपना अलग बॉर्डर क्लेम करता है, और इसके बीच का एरिया बफर जोन बन जाता है। हाल के डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में ये निर्णय लिया गया कि बफर जोन के अंदर आने वाले सभी स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, जिसके चलते वॉर मेमोरियल को डिमोलिश किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि बफर जोन के नो मैन लैंड होने के बावजूद वहाँ पर हमारा वॉर मेमोरियल कैसे बन गया। मतलब साफ है कि जिसको अभी हमने बफर जोन बना दिया है वो कुछ टाइम पहले इंडिया की टेरिटरी में आता। इसको चाइना की सलामी स्लाइसिंग टेक्निक कहा जाता है कि पहले चाइना इंडियन टेरिटरी में अपनी आर्मी पोस्ट बना देता है, फिर वही कॉन्फ्लिक्ट्स, मीटिंग, एग्रीमेंट्स, और उसके दौरान ये डिसाइड होता है कि इस एरिया को बफर जोन बना दिया जाए। जनवरी 2024 दिल्ली में हुई एनुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान लेह के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस PD निथिया ने अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट करते हुए ये साफ बताया कि इंडिया ने अपने 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से
26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर एक्सेस खो दिया है एंड दैट्स लेड टू शिफ्ट एलओसी टुवर्ड्स इंडियन साइड। निथिया ने ये भी आर्ग्यू किया कि इंडिया प्रेजेंट में चाइना के साथ प्ले सेफ स्ट्रेटजी अपना रहा है, रिजल्टिंग पीएलए ने हमारी 1 स्क्वायर इंच नहीं 1000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी टेक ओवर कर ली है, जैसा कि हम लोग पेंगोंग लेक एरिया में देख सकते हैं। बेसिकली पेंगोंग लेक पहाड़ों से घिरी हुई है, जिसको हम लोग फिंगर्स बोलते हैं। जहाँ पहले इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी फिंगर 8 तक जाती थी, वही अब फिंगर 4 से आगे नहीं जा पा रही है, क्योंकि चाइना की तरफ से वहां पर परमानेंट पोस्ट बना दी गई है। प्रेजेंट इंडो चाइना बॉर्डर कंडीशंस को हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे। अब वो टाइम है जब इंडिया को चाइना की ओर अपना रुख सख्त करना होगा। दिल्ली को अब चाइना की सलामी स्लाइसिंग टेक्निक को समझने की जरूरत है कि कैसे चाइना को हमारी टेरिटरी पर कब्जा करने से रोका जाए। और उससे भी इम्पोर्टेंट है इंडियन मीडिया कंट्रोवर्सीज, गॉसिप्स वगैरह से ऊपर उठकर ऑडियंस को अपने देश के बारे में सच बताए। बाकी इस वीडियो से जुड़े सभी सोर्सेज की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जरूर चेकआउट करें जाके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही नेशनल इंटरनेशनल टॉपिक्स पर इन डेप्थ वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्पॉट अस।